और ब्रेकिंग आपको बताते हैं, कुवैत पर भी ईरान का हमला एक्टिव हुआ। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी अटैक का जवाब दे रहा है। कुवैत यानी कि इंटरसेप्ट करने की भी पूरी कोशिश है। खाड़ी देशों पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इराक के आसमान में ईरानी मिसाइल को रोका गया है। कुवैत पर ईरान ने मिसाइल दागी थी और बीच रास्ते में ही इराक में हमला जो है वो नाकाम कर दिया गया। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ये हमले जो हैं वो लगातार ईरान कर रहा है। अब्बास अराक्ची की तरफ से भी कहा गया था कि हम हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे और वैसा होता हुआ भी दिख रहा है। तो इराक के आसमान में ईरानी मिसाइल को रोका जाना, कुवैत पर ईरान ने मिसाइल दागी और बीच रास्ते में इराक में ये जो हमला है वो नाकाम कर दिया गया। तो तीनों ही फ्रंट पर तनातनी बनी हुई है, टेंशन की स्थिति है और बातचीत क्या सफल हो पाएगी, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट राणा मेहंदीरत्ता सर और यूके देवनाथ सर मौजूद हैं। यूके देवनाथ सर, अब मैं खाड़ी देशों पर चाहती हूं कि हम चर्चा करें। जो जीसीसी देश हैं, खाड़ी देश जो हैं, अगर वो खुल करके किसी एक के पक्ष में सामने आते हैं तो क्या आप इस पूरे सिनेरियो में कुछ बदलाव होता देख रहे हैं? हाँ, प्रेरणा, जीसीसी के जो देश हैं उनकी अपनी आंतरिक मजबूरी है। ये जीसीसी के जितने देश हैं, यहाँ पर कहीं पे भी सही मायने में तो डेमोक्रेसी है नहीं। कहीं पे सुल्तान है, किंग है, प्रिंस हैं, अमीर हैं। तो ये लोग जो हैं अपनी आम आवाम से बहुत डरते हैं। और इन सब देशों में जो आम आवाम है, खासतौर से समाज में जो लोअर मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, उनकी सहानुभूति इन सब देशों में ईरान के प्रति है। तो ये सब देश इसीलिए जानबूझकर ओपनली ईरान के खिलाफ ज्यादा कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं होते हैं। एक और मजबूरी इन सब देशों की ये है, प्रेरणा, हम सोचते हैं कि इन सब देशों को अमेरिका ने बहुत हथियार दे दिए हैं, तो ये बहुत पावरफुल देश है। अमेरिका ने तो इन्हीं देशों के पेट्रोल डॉलर से ही, इन्हीं देशों के डॉलर से ही इनको हथियार दे दिए हैं। लेकिन इन सब गल्फ कंट्रीज की एक कमजोरी है उनका ह्यूमन रिसोर्सेज। इन सब देशों में कोई भी इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये इनका अंदरूनी सीक्रेट है। तो इन सब देशों में वो वॉलंटियर्स बुलाते हैं दूसरे देशों से, पाकिस्तान से और तो और बांग्लादेश से भी ये लोग वॉलंटियर ले लेते हैं अपनी फौज, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी चलाने के लिए। प्रेरणा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इनके जो वेपन सिस्टम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड, जैसे थार्ड वेपन सिस्टम्स, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स, वो इनके देश के जो कंट्रोलर होते हैं, जो कमांडर होते हैं, वो इन देशों से नहीं होते हैं। वो होते हैं अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी होते हैं अमेरिकन लेकिन सिविलियन होते हैं, या शायद रिटायर्ड अमेरिकन सिविल फौजी होते हैं, जो कि ये पेट्रियट, थार्ड और दूसरे कॉम्प्लिकेटेड रेडार सिस्टम को चलाते हैं गल्फ कंट्रीज में। लास्ट में प्रेरणा, एक चीज तो बहुत ही अद्भुत है, इन देशों में जो ऑफिसर्स होते हैं फौज के, वो उनकी प्रोफेशनलिज्म पे बहुत डाउट है। वो डाउट इसलिए है कि इनके यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं सिलेक्शन सिस्टम की यूपीएससी का एग्जाम हो या उसमें कोई रिटर्न टेस्ट हो, या जैसे हमारे यहाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, नहीं। इन सब गल्फ देशों में एक ही कंडीशन है कि आप फौज में कैप्टन, मेजर या कर्नल बन सकते हो। वो है कि आप क्या शाही खानदान से बिलोंग कर सकते हो। तो यहाँ आप जाओगे, ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो प्रिंस का चचेरा भाई लगता है। इन देश में आप जाएंगे, वहाँ एयरफोर्स के जो एयर मार्शल साहब आपको मिलेंगे, वो किंग के मौसेरे भाई के दामाद हैं। तो उनकी प्रोफेशनलिज्म जो है वो उसी तरह की होती है, बहुत ही संदेहास्पद होती है। अमेरिका से तो बार बार जवाब इनके पास फीडबैक आता है कि भाई कहीं आओ, ट्रेनिंग कर लो और कुछ सीखो अमेरिकन इक्विपमेंट के बारे में। लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता इन देशों के जो शाही खानदान के बच्चे हैं। उनको मालूम है हम तो शाह के या किंग के या अमीर के, हमें क्या सीखने की जरूरत, हम उसमें ऐसे ही ब्रिगेडियर बन के घूमते हैं। तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। जी प्रेरणा।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। राणा मेंदिरत्ता सर, आपको क्या लगता है खाड़ी देश जो हैं वो क्या कभी खुल करके सामने आ पाएंगे? क्योंकि देखिए ईरान जो है वो सिर्फ अमेरिका या इजराइल के लिए, खासतौर पर इजराइल के लिए बड़ा खतरा नहीं है, अब खाड़ी देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है और वो ये जानते हैं, या फिर खाड़ी देशों की मजबूरी उन्हें रोक देगी? आप इसको लेकर के क्या समझते हैं? जी हाँ, देखिए, आप जानते हैं कि पीस टाइम में भी अमेरिका के करीब 50,000 सोल्जर्स हमेशा मिडल ईस्ट में रहते हैं, अलग-अलग छोटे खाड़ी देशों में। करीब 50,000 के करीब स्ट्रेंथ, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ हमेशा रहती है मिडल ईस्ट में। वो इसीलिए है कि उन्हें मिडल ईस्ट से अपना कंट्रोल भी नहीं जाने देना है, और ये जितने छोटे देश हैं, इनमें जितने भी वेपन्स हैं वो भी अमेरिकन रहते हैं, भले ही वो कीमत उसकी ये देश देते हैं और अपनी रक्षा के लिए देते हैं। मगर अभी उन्हें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिससे हमें रक्षा करनी थी उसी के ऊपर ही अटैक हो रहे हैं, तो अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी छोटे-छोटे देश हैं, एक सिटी जितने देश हैं, इन सब की इकोनॉमी सब ऑयल और ट्रेड से चलती थी। जितने भी ट्रेड सेंटर्स हैं वहाँ पर, उन सब से चलती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रही है रिसेंटली, पिछले 3 महीने में। और जहाँ तक ईरान का मामला है, ईरान शुरू से ही सबसे बड़ा देश रहा है वहाँ, और ईरान ने अपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर से सब तरफ काबू किया हुआ है। इवन जो हौतीस हैं यमन में, उन पर भी ईरान का पूरा कंट्रोल है, जो कि सऊदी अरेबिया के साथ लड़ने में वो इस्तेमाल करते हैं और उन्हें प्रेशर में रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये देश थोड़ा कट्टर भी है, तो अगर कोई भी देश उस अपने आप को कुछ मॉडरेट या मॉडर्नाइज करना चाहता है, तो उसमें भी ये तकलीफ करते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती भी करते हैं कि इस तरह का कोई काम वो ना करें। तो सभी देशों को इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब देश बहुत छोटे-छोटे देश हैं। एक सऊदी अरेबिया अगर आप छोड़ दें, तो बीच में जब सीरिया और इराक इनके साथ मिलकर और इज़राइल को परेशान कर रहा था, तो उन दोनों को भी अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर कमज़ोर किया, क्योंकि वो सब सप्लाई चेन का और लॉजिस्टिक्स चेन का हिस्सा रहते थे। तो आप देखेंगे आज भी जॉर्डन, सीरिया, उन सब जगह में अमेरिका की प्रेज़ेंस है, और बाकी सब छोटे देशों में भी अमेरिका की प्रेज़ेंस है। और सऊदी अरेबिया बड़ा देश है और उनका डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ है, मगर सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी ही प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि वो कहीं से भी टूटने की दरार पर, अभी कगार पर आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में कुछ बहुत बड़ा चेंज होने का लाइक्लीहुड नहीं है, और अगर वो सब देश, जितने मिडल ईस्ट देश आप कहते हैं, कि मिलकर अगर कुछ करना चाहें, तो वो इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है फिलहाल, बिकॉज़ वो सब अमेरिका पर अपने आप को काफ़ी निर्भर करके रखे हुए हैं फिलहाल। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यूके देवनाथ सर, ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि स्टार्ट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की चाबी अमेरिका के पास है, ट्रंप के पास है, लेकिन स्थिति ये भी नजर आती है कि ट्रंप जो है वो इस परिस्थिति में आकर के फंस गए हैं। एग्जिट पॉलिसी वो बना नहीं पा रहे हैं, और इधर फेस सेविंग फॉर्मूला भी उनसे बन नहीं पा रहा। ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत उम्मीद की थी कि यह युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कि जैसे ही अमेरिकन ट्रुप्स लैंड करेंगी मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, और तुरंत ईरान की जो सत्ता है वो उनकी प्रेजेंस को देखकर डर जाएगी। दूसरी चीज, जैसे ही इजराइल ने और अमेरिका ने बॉम्बिंग शुरू की, तो अमेरिका की CIA और मोसाद का आकलन ये था कि ईरान के जो लोग हैं वो इस सत्ता के खिलाफ सड़कों पर आ जाएंगे। मैं 1 मार्च और 2 मार्च की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत दुख हुआ। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस युद्ध की विभीषिका से कैसे निकलें, किस तरह से इस दलदल से अपने पैर निकालें। जी, प्रेरणा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके अलावा राणा मेंदिरत्ता सर, मैं चाहूंगी कि क्या आप बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हैं? अगर इधर रशिया, चाइना, सबको एक कैलकुलेटिव हम देखें, तो क्या अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदलता हुआ दिख रहा है आपको? जी हाँ, ये बहुत ऑब्वियस है जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप इंडिया, चाइना और रशिया की ही स्ट्रेंथ लें, तो ऑलमोस्ट आधी ह्यूमैनिटी इसी में कवर हो जाती है।
और अगर आप उसमें ब्राज़ील और ये कुछ और देश अगर मिला लें ब्रिक्सिट वाले, तो ये हमेशा से चल रहा है और एक ही नहीं, बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्डर्स अलग-अलग तरीके से चल रहे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ में मिलकर चल रहा है पैसिफिक के लिए, कोई अमेरिका के अगेंस्ट चल रहा है ब्रिक्स से। और इसी तरह से आप देखेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा से चेंज होते रहा है। दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रही है, सिर्फ ये है कि 100 साल चलती है या 200 साल चलती है। और अभी स्थिति ऐसी है कि बहुत इंडिकेशंस ऐसी हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बहुत जल्दी चेंज भी होने वाला है और अभी न्यूक्लियर थ्रेट भी कोई थ्रेट नहीं रह गया है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा देश के पास न्यूक्लियर आर्मामेंट है, तो फिर वो सिर्फ इतना है कि कौन पहले चलाता है और कौन बाद में चलाता है, और उसका रिजल्ट दोनों पार्टीज को पहले से मालूम होता है। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा अभी डेटरेंस नहीं रह गया है, इसलिए वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की लाइक्लीहुड तो बिल्कुल क्लियर कट है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि रशिया और इंडिया और चाइना भी जब भी ज़रूरत पड़ती है आपस में अपने आप को मेंटेन भी करके रखते हैं, और एक रिक्वायरमेंट अगर जैसी भी रहती है उस वक्त पर, बेशक वो इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट हो या टैक्टिकल रिक्वायरमेंट हो, उसमें एक दूसरे का साथ देने की भी कोशिश करते हैं ताकि कोई एक कंट्री उस पर हावी ना हो जाए। और यूरोप का भी आपने देखा जिस तरह से यूक्रेन के साथ फिलहाल जिस तरह से हुआ, और उसमें बहुत क्लियर कट नज़र आता है कि कहाँ छोटी सी कंट्री यूक्रेन को आप रशिया के साथ चैलेंज करने के लिए मजबूर करते हैं और फिर उसमें आप उनका पूरा साथ नहीं दे पाते हैं, और स्थिति ऐसी होती है कि 4 साल से वो अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ रहे हैं। जी। बिल्कुल ठीक है, आपने वापस लौटती हूँ। हमलों की अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि आत्मरक्षा में हमले किए गए हैं। सेंटकॉम की तरफ से ये स्टेटमेंट, अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में ये कार्रवाई हुई। ईरान की एयर डिफेंस रडार साइट पर हमला किया गया। तो देखिए, अमेरिकी हेलीकॉप्टर जो ईरान ने गिराया उसके जवाब में ये कार्रवाई हुई, जवाबी कार्रवाई थी। सेंटकॉम की तरफ से ये कहा गया है। और हुआ क्या है कि ईरान की एयर डिफेंस और रडार साइट्स पर अटैक किए गए हैं। यूके देवनाथ सर, मैं अब आपसे समझना चाहूंगी कि कुल मिलाकर आगे क्या हो सकता है ईरान के पर्सपेक्टिव से समझना मैं चाहूं, या फिर अमेरिका की तरफ से। इजराइल तो अपने मिशन पर क्लियर है, वो तो नहीं रुकने वाला है, वो हिजबुल्लाह के खात्मे पर आमादा है और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी दिख रहा है। लेकिन इधर ईरान और अमेरिका के लिहाज से सोचे तो आने वाले दिनों में और हम क्या कुछ देख सकते हैं? प्रेरणा, जहां तक ईरान की बात है, ईरान को अपनी युद्ध लड़ने की क्षमताओं के बारे में पता है। ईरान के जनरल्स और सिविलियन लीडरशिप को मालूम है कि उनकी युद्ध लड़ने की क्षमता सीमित है। इसीलिए ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि यह युद्ध लंबे समय के लिए चले। लेकिन ईरान भी एक ऑनरेबल एग्जिट चाहता है, और ईरान ने बार बार कहा है कि अगर इस युद्ध को खत्म करना है तो बहुत बढ़िया सोल्यूशन ये है कि एक झटके में अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। इससे गल्फ कंट्रीज भी प्रसन्न हो जाएंगी। उनका जो शिप्स हैं जो फंसे पड़े हैं पिछले 2 महीने से, वो निकल कर हिंद महासागर की तरफ जा पाएंगी, अपने अपने देशों की तरफ जा पाएंगी। इससे ईरान भी कह रहा है कि 5 मिनट के अंदर वो भी अपनी तरफ से गल्फ को खोल देगा। तो हो क्या रहा है कि इस अमेरिका सोच रहा है कि पहला कदम ये होना चाहिए कि ईरान 440 किलो यूरेनियम सौंप दे। लेकिन ये एक आर्टिफिशियल कदम है। दुनिया भर के देशों का अगर हम सोचें, उनका इस 440 किलो यूरेनियम से क्या लेना देना। दुनिया भर में इजराइल को अगर हम छोड़ दें, इजराइल तो वहां से कच्चा तेल आयात भी नहीं करता है। बाकी जो दुनिया में इस वक्त त्राही त्राही मची है, चाहे वो एशिया के देश हों या दूसरे देश हों, उनका क्या कसूर है। देखिए, थाईलैंड, मंगोलिया, इन सब देशों का क्या लेना देना है 400 किलो ये यूरेनियम के साथ। ये एक आर्टिफिशियल सा पॉइंट बनाया हुआ है इजराइल ने, जिसको कि अमेरिका ने लपक लिया है। 440 किलो यूरेनियम पहले भी था, 10 साल पहले भी दावा कर रहे थे, 5 साल पहले भी दावा कर रहे थे। और ईरान ने तो बार बार कहा है कि IAEA की टीम आए और इंस्पेक्ट करे, और अगर IAEA की टीम चाहती है तो ये 440 किलो यूरेनियम IAEA की टीम के सुपुर्द कर दिया जाएगा। वो वहाँ 365 दिन रहे, ईरान ने कहा है।
लेकिन अमेरिका है कि मानता ही नहीं है। इजराइल की वही टुकड़ुकी बार बार बताता है कि 440 किलो यूरेनियम पहली शर्त यह है कि अमेरिका को दे दे। ऐसा होता नहीं है। आज अब देखो प्रेरणा, मैं हर चीज का समझाने के लिए हर चीज का मैं भारत के साथ तो तुलना तक तब लोगों को ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। अमेरिका इजराइल कह रहे हैं कि अब मिसाइल ना बनाए। अब भारत को कोई बोले या बोलता कि हम पृथ्वी मिसाइल ना बनाएं, हम अग्नि मिसाइल ना बनाएं, हम ब्रह्मोस ना बनाएं, तो इसमें कोई तुक नहीं है। कौन ऐसा देश है जिसको अपनी नेशनल प्रेस्टीज प्यारी नहीं है? देश की इज्जत सबको प्यारी है। कल कोई भी हमें बोलेगा कि हम पृथ्वी अग्नि या ब्रह्मोस ना बनाए, हम नहीं मानेंगे। इसी तरह से ईरान। दूसरी बात, कोई देश अगर भारत को, जैसे 1974 में हमने एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लोजन किया था, और 1999 में तो हमने एक्चुअल वॉरहेड को पोखरण में एक्सप्लोड किया था। कोई देश अगर भारत को बोले कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत तुरंत रुक जाए, तो क्या हम रुक जाएंगे? क्यों रुकेंगे? तो असल में तो सीक्रेट बात नहीं है। इजराइल के पास ही 70 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो अगर इजराइल के पास 70 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रख सकता है, छोटे बड़े, तो ईरान के लोगों का कहना है, ईरान के लोगों का ये समझना है कि फिर ईरान भी अगर रखता है 5 या 7 बॉम्ब, तो उसमें हर्ज क्या है? वैसे प्रेरणा, ये समझने की बात है, ईरान ने 10 बार नहीं सैकड़ों बार कहा है, ऑफिशियली अनऑफिशियली, कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा, वो न्यूक्लियर बॉम्ब भविष्य में नहीं बनाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि 400 किलो यूरेनियम, तो फैमिली ज्वेल है ना, एक बड़ा खानदान होता है, उनके पास घर में सोने चांदी के जेवरात पड़े होते हैं। वो क्या किसी के युद्ध में डर के दूसरे राजा को सौंप देते थे? नहीं। तो ईरान अपने फैमिली ज्वेल्स को, 440 यूरेनियम को नहीं सौंपना चाहता। जी प्रेरणा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। महेंद्र सर, आपको क्या लगता है कि अभी जो स्थिति है उसमें यह समझ आता है कि सबकी कोशिश है कि पहले कौन टोन डाउन करेगा, पहले कौन झुकेगा? डिप्लोमेसी भी चल रही है और इधर डेटरेंस भी है। ये स्थिति इस वक्त बन रही है, ये कहना क्या सही होगा? जी हाँ, जिस तरह से हॉर्मुज पर पूरा नाकाबंदी करके अमेरिका ने रखा है कि ताकि ईरान की स्थिति और कमजोर होती रहे और वो धीरे धीरे इस स्थिति में आ जाए कि उन्हें सरेंडर जैसा ही करना पड़े। मगर ऐसा प्रतीत इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज ईरान पर बहुत सालों से सैंक्शंस हैं और उन्हें आदत है इस तरह की सैंक्शंस झेलने की भी, और उसके इर्द गिर्द दूसरे तरीके निकालने की, ताकि उनकी इकोनॉमी हालांकि बहुत वीक और कमजोर और टूटी हुई है लेकिन चलती रहे। उनके पास लैंड रूट्स भी हैं जो उज्बेकिस्तान वगैरह से जाते हैं, जिससे वो ऑयल सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान को तो वो करते ही हैं बिना अकाउंटिंग के भी। तो इस तरह से उनकी इकोनॉमी कुछ हद तक चलते रहती है, हालांकि बहुत अच्छी नहीं रहती है। और इसी कारण से वहां पर उस देश में बार बार से अपराइजिंग जैसे स्थिति भी आती है। लेकिन आईआरजीसी, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, और ईरान को भी उसी तरह का एक देश माना जाता है जो टेररिज्म में भी विश्वास रखता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में भी विश्वास रखता है, और अपने सारे ग्रुप्स भी इस तरह से उन्हें आर्म करके रखता है ताकि वो इनका इस्तेमाल किया जा सके तरह तरह के मौके पर। तो उनकी स्थिति भी ऐसी है और उनकी रेपुटेशन भी ऐसी है, और जो दुनिया में उनका जो नाम है वो भी उसी तरह से चलता है कि ये टेररिस्ट नेशन जैसे बिहेव करता है और इन्हें उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। और इसीलिए पूरी दुनिया में इस तरह का एक माहौल भी बनाने की कोशिश करता है अमेरिका, ताकि उनकी जस्टिफिकेशन हो सके अगर वो जिस तरह से अटैक करते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स में। शिवदान सिंह जी, आप इन अटैक्स को कैसे देखते हैं? हेलीकॉप्टर मार गिराया ईरान ने, उसके बाद फिर अब अमेरिका ने भी केशम द्वीप पर अटैक किया है। क्या अब ये फुल फ्लैश वॉर की तरफ ये जो युद्ध है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, की स्थिति है। अमेरिका ऑफ एंड ऑन इसकी बात है और साथ साथ स्ट्रेटेजिक पर हमला भी करता है। तो इससे क्या है कि अमेरिका की क्या पॉलिसी है, ट्रंप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि मैं इसमें क्या वो करूं। अब वो ये केवल एक ही चाहते हैं कि वो प्रेशर के बदले, प्रेशर के माहौल में
ईरान से समझौता करें और ईरान को हमेशा डर पैदा करते रहें कि अमेरिका कितना पावरफुल शक्तिशाली देश है कि वो आपको हटा सकते हैं और इसलिए आपको डिक्टेट रहा है, वो आप हमें समझौते और ईरान भी अपने आप को किसी चीज में अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रहा है। जब अमेरिका कोई हमले करता है ईरान तो उसका जवाब अमेरिका भी देता है और उस अमेरिका के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उन पर हमले करके वो दिखाता है अमेरिका को कि हम भी आपसे कम नहीं हैं, कि आपको उसी तरह करारा जवाब देंगे। इसलिए ये सबसे बड़ी तकलीफ है युद्ध की कि इसमें सामने का युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, जिसके कारण यह युद्ध किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसी प्रकार से आज 5 साल हो गए हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को चल, और इसी प्रकार से एक दूसरे पर मिसाइल फायर करते रहेंगे, एक दूसरे पर फायर करते रहेंगे और ये इस तरह का युद्ध चलता रहेगा जब तक संयुक्त राष्ट्र महासंघ इस युद्ध में कोई विराम नहीं लगाती है या इसको भी रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करती है। ये विनाश हो रहा है रूस और जो चारों तरफ विनाश हो रहा है। इसी प्रकार से ईरान और रूस में अमेरिका में यदि युद्ध चलता रहा तो विश्व में ये एक महायुद्ध की तरह है, एक वर्ल्ड वार की तरह है। इसके कारण पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है, ऑयल की कमी महसूस हो रही है, चारों तरफ गैस की कमी महसूस हो रही है और एक प्रकार का ये मैं इसको महायुद्ध ही कहूंगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र को फौरन चाहिए कि इस बीच में आए और इस युद्ध को रोकने का प्रयास करे, अन्यथा विश्व में पूरी विश्व की मानवता सफर कर रही है और वो जो है इसका जो आर्थिक जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे विश्व में वो अनबियरेबल होने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वापस लौटते हुए ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह हमला दक्षिणी ईरान के जाम क्षेत्र में किया गया। ड्रोन गिराने से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। फिलहाल अमेरिकी सेना की ओर से MQ-9 ड्रोन गिराए जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो देखिए जो अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। शिवदान सिंह जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आपको भी यही लगता है कि इस युद्ध को रोकने की या फिर स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की चाबी अमेरिका के पास है? देखिए अमेरिका महाशक्ति है और अमेरिका ने जो हॉर्मुज जो है जो स्रोत वहां पर अपनी जो सेनाएं हैं वो स्थापित कर रखी हैं, अपने जो नेवी के स्थापित किया हुआ है और उसके अलावा उसके पास सुपीरियरिटी है। इस कारण से इस पूरे हॉर्मुज जो स्ट्रेट है इस खोलने की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। ईरान उसी स्थिति में है कि ईरान जो चारों तरफ हॉर्मुज के आइलैंड के आसपास थे उसके ऑलरेडी अमेरिका ईरान उनको हटा सकता है, मगर सबसे जरूरी है अमेरिका अपने जो बार बार किसी शिप है, इवन भारतीय जो किया है, कल की न्यूज है, तो इसलिए अमेरिका ही पूरे विश्व में तनाव पैदा कर रहा है और अमेरिका को जो अपनी जो नेवी वहां डिप्लॉय की हुई है तो उसको फौरन से हटाना चाहिए और इसको सामान बनाने के लिए वहां पर अपनी फोर्स को जितना कम करेगा अमेरिका उतनी सामान जल्दी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। राणा मेहंदी रत्ता सर, यूके देवनाथ सर और शिवदान सिंह जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए एक बार फिर से युद्ध शुरू हो चुका है और बातचीत अभी गर्क में जाती हुई दिख रही है।